नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। क्या अमेरिका युद्ध में फंस चुका है? क्या चाइना ताइवान पर अब कब्जा करने वाला है? क्योंकि ऐसे में जब अमेरिका मिडल ईस्ट में इधर फंसा हुआ है तो चाइना के पास बहुत ही बेहतरीन मौका है। आज की वीडियो में इसी चीज पर हम लोग एनालिसिस करेंगे अच्छे तरीके से। चाइना की क्या नई धमकियां हैं, क्या स्ट्रेटेजीज हैं, और न्यूज़ जो आ रही हैं उसमें ये है कि अभी ये युद्ध जो है मिडिल ईस्ट का, ये 100 दिन और चल सकता है। अमेरिका के पेंटागन उसके द्वारा ये कहा गया है कि हमें 100 दिन का और मदद चाहिए, 100 दिन का और समय चाहिए, इतना जल्दी सब नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में अगर 100 दिन मतलब आप समझ रहे हो 3 महीने से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा अगर अमेरिका यहाँ पर फंसा रहा तो इसी बीच ताइवान में कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि अभी आपने देखा था इस साल की शुरुआत में ही चाइना ने ऑपरेशन जस्टिस मिशन शुरू किया था। एक प्रकार का एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास था ड्रैगन का, और ये ताइवान को 5 तरफ से घेर करके था। तो पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, डिटेल से होने वाली है। आप बने रहिए, वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारियाँ भी आपको मिलेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप देख पाओगे वर्ल्ड मैप में सबसे पहले तो जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, बगल में इधर चाइना है। और चाइना आप देखोगे इसके मुकाबले इतना छोटा सा देश है ताइवान। इधर इस ताइवान पर कब्जा करने की फिराक में ये लगा हुआ है। कब से लगा हुआ है? 1949 से ही लगा हुआ है। जब से यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, चाइना दो टूक में बटा कह सकते हैं, तब से यहाँ पर ये लगा हुआ है। लेकिन बार बार जब भी ये इस पर अटैक करके कब्जा करने की कोशिश करता है, तब से उधर से अमेरिका की तरफ से धमकी आने लगती है कि अगर यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश किए तो अमेरिका से सीधा सीधा युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन अब ऐसे में बात ये हो रही है कि जब अमेरिका फंसा हुआ है मिडिल ईस्ट में, तो वो नहीं चाहेगा कि इधर भी इंगेज हो। अगर होता है तो बहुत बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी। तो ऐसे में अगर मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है तो सबसे ज़्यादा किसी को फायदा हो रहा है तो वो हो रहा है चाइना को। साथ ही साथ और रसिया को भी हो रहा है, नो डाउट, क्योंकि रसिया भी इसका कई मामले में फ़ायदा उठाने वाला है। उस पर हम लोग अलग से एनालिसिस करेंगे कि किस किस मुकाबले में रसिया को फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। देखिए अभी शुरुआत में इस साल के दिसंबर 2025 से ही लास्ट से और जनवरी से जस्टिस मिशन शुरू हुआ था। जस्टिस मिशन एक बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास था पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना का, और उसने ताइवान पर कब्जा कैसे किया जाए इसकी रणनीतियों को लेकर के ये अभ्यास किया था। बहुत बड़ा अभ्यास था इसका। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स चारों मिल करके ये एक्सरसाइज किए हुए थे। और इसमें यह था कि ताइवान को 5 तरफ से कैसे घेर करके कब्जा करना है। लेकिन पहले ताइवान और चाइना का इतिहास थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि बिना इतिहास जाने आपको समझ में नहीं आएगा कि ये युद्ध चल क्यों रहा है और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है चाइना के लिए ताइवान। तो देखिए हुआ क्या, इससे पहले तो मैंने आपको मैप में दिखा ही दिया कि लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो 1895 में ना ये जो हिस्सा था, ये सारे हिस्से जो हैं ये जापान के हुआ करते थे। इस पर सब पर जापान का कब्जा था। जापान जो आज के टाइम पर बहुत छोटू सा देश दिखता है, उसका आधिपत्य यहाँ पर हुआ करता था। कब तक? सेकेंड वर्ल्ड वार तक। 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया एक प्रकार से, तो वो बहुत सारे द्वीपों पर जो कब्जा कर रखा था उसको छोड़ना शुरू किया, और आनंद फानन में वो आसपास के देशों को वो दान में एक टाइप का देता देता हुआ चला आया। जैसे आप समझो कि अंडमान निकोबार भी द्वीप समूह जो है ये सुभाष चंद्र बोस जी को दिया गया था, है ना, इससे भारत को मिला। 1945 में ऐसे ही चीन को ये वापस कर दिया, जापान को ये ताइवान वाला। ऐसे बहुत सारे द्वीप जो है वो छोड़ता चला है, और अंत में छोटा सा सिमट कर रह गया जापान, जितने में आज वो है। लेकिन जब 1945 में यहाँ पर दिया गया ना, तो यहाँ पर दो पार्टीज थी, उनके बीच में टकराव हो गया, और ये टकराव 1949 में आते आते दो देश के रूप में बट गया। एक मेन पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, और दूसरी पार्टी थी केएमटी राष्ट्रवादी पार्टी। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, उसका नेतृत्व कर रहे थे माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा, चाइना के इतिहास में एक बहुत बड़ा इनका रोल रहा है। खैर, इनके नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट की सरकार थी वो जीत हासिल करती है, और बीजिंग पर इसका कब्जा हो जाता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ये स्थापना करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो था चियांग काई शेक, वो जो है इससे हार करके ताइवान भाग जाता है, और ताइवान जा करके रिपब्लिक ऑफ चाइना इसको ये कंटिन्यू करता है। मतलब जो पूरा पूरा रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो जा करके ताइवान में सिमट कर बस केवल इतने में ही कहता है कि हम इतने में ही रिपब्लिक ऑफ चाइना चलाएंगे, आगे चल करके चाइना पर कब्जा करेंगे। आप सोचो कि इतना छोटा सा देश ये कह रहा है कि आगे चल करके हम इस बड़े देश पर कब्जा करेंगे। हालांकि तब इतना बड़ा चाइना नहीं हुआ करता था, बाद में ये सारी चीज़ें ऐड हुई, बाद में इसने तिब्बत वगैरह पर कब्जा किया तो और बड़ा हो गया। लेकिन उसके बाद ज्योग्राफिक भाई एज तो मिलता ही है, तो ज्योग्राफिक एज मिला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। इसने कई बार हमले कर करके ताइवान को कब्जा करना चाहा। मतलब ये जो
पीआरसी है, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये चाहती थी ताइवान पर कब्जा करना। ये इसे कहती है चीनी ताइपे। आज भी ऑफिशियल में इसे चीनी ताइपे ही कहा जाता है। और ये जो था जिसे ये कहता था कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये रिपब्लिक ऑफ चाइना ईस्ट चाइना पर कब्जा करना चाहता था, मेनलैंड पर। लेकिन जियोग्राफिकल फायदा इसको मिलने की वजह से ये कई बार इस पर अटैक किया। कब कब? एक बार 1955 में, 54-55 में पहला ताइवान जल संधि संकट आया। फिर दूसरी बार ये 1958 में, ऐसा 4 साल बाद फिर से प्रयास किया। फिर उसके बाद फिर कई दिनों तक ये रुका रहा मामला, क्योंकि बार बार अमेरिका इंटरवेंशन कर देता था। 1995-96 में आकर के एक बार फिर से इसने ऐसा ही कुछ करने का कोशिश किया कि यहाँ पर ताइवान पर कब्जा कर लिया जाए, भारी बमबारी किया। तो उस टाइम पर जहाजी बेड़ा अमेरिका द्वारा भेज दिया गया था और ये कहा गया कि अगर अटैक करते हो तो फिर थर्ड वर्ल्ड वार छिड़ जाएगा, यहीं से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। तो चाइना तब उतना मजबूत नहीं हुआ करता था 1995-96 के आसपास में, तो फिर वो थोड़ा सा मतलब डर गया, सहम गया। लेकिन आज के डेट में ऐसी स्थिति है, अगर अमेरिका कहेगा कि हम तुमसे युद्ध छेड़ देंगे, तो यकीन मानिए अकेला अमेरिका अकेला चाइना से नहीं भिड़ सकता है आज के टाइम पर, क्योंकि उसके बहुत सारी चीज़ें इंगेज हुई पड़ी हुई हैं मिडिल ईस्ट में। तो अगर आज के टाइम पर अमेरिका ये धमकी देता है कि ताइवान पर अगर अटैक किए तो हम आ जाएंगे बचाने, तो चाइना कहेगा आ जाओ भाई, देख लेंगे तुमको भी। क्योंकि आज के टाइम पर अमेरिका भारी मात्रा में एंगेज हुआ पड़ा हुआ है मिडिल ईस्ट में। आपने देखा उसने कई अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज रखे हैं, यूएसएस अब्राहम भी भेज रखा है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर एंगेज हुई पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में यहाँ पर चाइना जो है इसी बात का इंतज़ार कर रहा है कि वहाँ पर थोड़ा सा और एंगेज रहे वो, और लंबा ये खींचे वार। आप अगर एक चीज़ नोटिस करो, जब शुरुआत में ना, जब ईरान पर अटैक होने जा रहा था या अमेरिका धमकी दे रहा था या फिर लगातार वहाँ पर अपनी सेनाएं बढ़ा रहा था, तो चाइना और रसिया की तरफ से कुछ मतलब ऐसा एग्रेसिव टाइप का वहाँ पर स्टेटमेंट नहीं आया। दोनों बहुत ही शांत खड़े थे। इंडिया भी शांत खड़ा है। इंडिया तो इसलिए खड़ा है कि इंडिया को कोई मतलब ही नहीं है, हमसे क्या मतलब है, तुम लोग लड़ो आराम से। लेकिन यहाँ पर चाइना और रसिया का देखने वाली बात थी, क्योंकि ये दोनों बहुत बड़े तगड़े एलाई थे, मतलब खुले सपोर्टर थे। भारत तो ये कहता है कि चलो हम दोनों तरफ बनाकर रखेंगे, लेकिन रसिया और चाइना जो है ये खुले सपोर्टर हैं ईरान के। फिर भी ये लोग नहीं बोल रहे थे। क्यों नहीं बोल रहे थे? इसका कारण यही था, ये लोग चाह रहे थे कि अमेरिका यहाँ पर इंगेज हो। क्योंकि आपने देखा युद्ध जो है इसकी शुरुआत होती है, युद्ध का अंत कभी नहीं होता है। रसिया और यूक्रेन का युद्ध आपने देखा, रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ और अभी तक चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब रसिया भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका और ईरान का बंद हो, क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा था और अमेरिका ने नहीं चाहने दिया कि रसिया यूक्रेन का युद्ध बंद हो। असलियत बात यही है। ट्रंप चाहे भले ही कितना भी चिल्लाएं कि हमने बहुत प्रयास किए हैं, ये प्लान दिया वो प्लान दिया, लेकिन ट्रंप खुद चाहता है कि रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म ना हो, क्योंकि जब तक युद्ध चलता रहेगा तब तक उसका माल बिकता रहेगा, तब तक उसका हथियार बिकता रहेगा, और तब तक रसिया भी इंगेज रहेगा, क्योंकि उसको असली खतरा आज भी रसिया से ही लगता है। भले से आज रूस जो है उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन रसिया से डर आज भी उसका बना हुआ है। तो जब वो नहीं युद्ध बंद होने दिया, तो इधर रूस कैसे युद्ध बंद होने देगा अमेरिका का? वो भी चाहेगा ना कि ये युद्ध चलता रहे, तो वो अभी इंतजार कर रहा है। अभी जैसे ही जब ये लगेगा ईरान बहुत कमजोर पड़ रहा है, तुरंत वो लोग सप्लाई करना शुरू कर देंगे। ठीक उसी तरह जैसे ये लोग यूक्रेन को सप्लाई कर रहे थे, और उसके बाद फिर यूक्रेन और रसिया का युद्ध चलना शुरू हुआ। आपको अगर याद हो, सेम वही पैटर्न हो रहा है। जैसे रूस ने ये कहा था कि हम एक हफ्ते में पूरा पूरा यूक्रेन कब्जा कर लेंगे, और 3 साल से 4 साल से चल रहा है। वैसे ही अमेरिका भी ये शुरुआत में कहा था कि हम तो बस 7 दिन का ऑपरेशन करेंगे, 7 दिन में पूरा पूरा खत्म कर देंगे। लेकिन अब क्या हुआ? अब वो लगातार और खिंचता चला जा रहा है, और वहाँ की जो एजेंसियां हैं, पेंटागन है, जो रक्षा विभाग है, ये सब कह रहे हैं कि भाई 100 दिन के लिए और हमें अतिरिक्त खुफिया अधिकारी चाहिए, 100 दिन का प्लान बनाने के लिए। क्योंकि इससे उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हमें ऐसे ऐसे चाहिए एंटी ड्रोन सिस्टम जिससे हमारे कम खर्चे हों, क्योंकि हमारा खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ईरान जो है वो एक अपना कैमकाजे ड्रोन फेंकता है, वो केवल $20,000 का है, वो भेज देता है। उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका को 40 लाख US डॉलर की मिसाइल मारनी पड़ती है। आप सोचो, 40 लाख US डॉलर की मिसाइल जो है वो 20,000 के ड्रोन को मारने के लिए भेज जा रही, तो इससे नुकसान और खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है अमेरिका का। अब ये जितना लंबा खींचेगा वार, उतना ही ज़्यादा अमेरिका को नुकसान होगा। आपको क्या लगता है, ईरान को ये लोग इतना जल्दी ही खत्म कर पाएंगे? उस ईरान को, जिस ईरान ने पूरा पूरा रूस यूक्रेन वार में रूस को लगातार ड्रोन और छोटी मिसाइलें सप्लाई की है,
जब वो उसको इतना सप्लाई कर सकता है तो उसके पास कितना होगा, और जब उसके पास खत्म भी होने लगेगा तो इधर से रसिया और चाइना लगातार उसको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, उसको सप्लाई करना शुरू कर देंगे, और जब ये होना शुरू होगा तो ये युद्ध और लंबा खींचेगा। बहरहाल मैं जानना चाहूंगा इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप भी बताइएगा। और इधर ये भी बात तेजी से उठना शुरू हो चुकी है कि चाइना भी अब अमेरिका की तरह ही कब्जा करेगा ताइवान पर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इधर अमेरिका फंसा हुआ है और उधर ताइवान पर अभी कुछ चीज़ें, कुछ हरकतें देखने को मिली है। ताइवान के द्वारा ये खुलासा किया गया है कि अभी संडे को क्या हुआ कि सुबह 6 बजे में अपने ही क्षेत्रीय जल क्षेत्र जो है उसका, उसके आसपास में 7 नौसैनिक जहाज दिखे हैं, और एक खुफिया जो गुब्बारा होता है ना, जो खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने के लिए होता है, उसका पता लगा है। तो ये पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का 7 PLAN शिप था, पोत था, जो यहाँ पर देखा गया। इसके अलावा एक PRC गुब्बारा भी देखने को मिला हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें क्यों यहाँ पर हैं, क्योंकि वो निगरानी कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी स्टेटस क्या है, कि क्या कितना वहाँ डिप्लॉयमेंट है, किस प्रकार से वो अटैक करेंगे। और इस चीज़ को लेकर के अमेरिका, देखो चाइना ने एक चीज़ किया पिछले कुछ सालों में, अगर आप नज़र बना करके देखोगे तो हर 6 महीने में या 7 महीने में वो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा युद्ध अभ्यास करता है इस टाइप का, जिससे ये लगे कि हाँ बस अब कब्जा करने जा रहा है। आपको अगर याद हो तो मैंने वीडियो भी बना करके दी थी जब इसने ऑपरेशन ट्रू जस्टिस शुरू किया था, तो उस दौरान इसने इतना बड़ा युद्ध अभ्यास किया कि जिससे 5 तरफ से कैसे कब्जा किया जाए ताइवान पर, ये स्ट्रेटेजी को लेकर इसने फॉलो किया था, और इसमें इसकी चारों प्रकार की जो सेनाएं हैं वो शामिल हुई थी। तो अब ऐसे में जब अमेरिका इंगेज है उधर, बढ़िया मौका है, और ताइवान के पास उतना सप्लाई करने के लिए अमेरिका से इतना इंस्टेंटली सप्लाई हो जाए, ये सब भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं ताइवान बहुत ज़्यादा मतलब सेना के रूप में बहुत ज़्यादा एडवांस है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, अभी ताइवान जो है कुछ महीनों पहले ही मैंने डेली करंट अफेयर में आपको बताया था कि खुद का बनाया हुआ इंडिजीनियस डीजल से चलने वाला पनडुब्बी बनाया है। अब आप सोचो, इंडिया के पास भी 2 न्यूक्लियर सबमरीन है, अमेरिका के पास ऐसे सैकड़ों हैं, और चाइना के पास भी ऐसे दशकों हैं, 10 से ज़्यादा ही है न्यूक्लियर सबमरीन, जो न्यूक्लियर से चलती हैं, मतलब पानी में छोड़ दो तो अनलिमिटेड टाइम तक रहे वो। ऐसे समय में ताइवान आज अभी तक एक अपना डीजल से चलने वाला सबमरीन बनाया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि ताइवान के डिफेंस टेक्नोलॉजी या कहें डिफेंस सेक्टर में कितना आगे है। हाँ, सेमीकंडक्टर में नो डाउट बहुत आगे है, सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन में, और इसीलिए दुनिया चाहती भी है, अमेरिका भी चाहता है कि यहाँ पर ताइवान बर्बाद ना हो, चाइना कब्जे में जाए न जाए, नहीं तो एक तरफा मोनोपोली हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, AI इंडस्ट्री में चाइना का। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर का 80% सप्लाई चेन होने की वजह से ताइवान को लोग जिंदा रखना चाहते हैं। यही देखना होगा कि इस सिचुएशन में आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, होली ऑफर चल रहा है, तो आप MZT ऐप पर जाकर हमारे जो ई बुक्स हैं या हमारे जो वीडियो कोर्सेज हैं उनको आप ले सकते हो। होली 70 का कूपन कोड यूज करना है, जिसके बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा और आप चीज़ों को प्राप्त कर पाओगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।